हेलो दोस्तों, अगर आप भी सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि आज की जो वीडियो है आपको 30 में 30 नंबर दिलाने वाली वीडियो है। क्योंकि इस क्लास को पढ़ने के बाद आपका जो है हिंदी में जो है एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो है फुल वीडियो देखें, क्योंकि आप अगर PYQ उठाकर देखते हैं तो इस टॉपिक से जो है हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं कि द्विभाषिक विधि एवं संरचनात्मक विधि क्या है। इससे पहले हमने जो है व्याकरण अनुवाद विधि और शिक्षण विधि के व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द्विभाषिक विधि और संरचनात्मक विधि को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। अब हम पढ़ते हैं द्विभाषिक विधि का अर्थ। तो द्विभाषिक विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें दो भाषाओं, मातृभाषा और लक्ष्य भाषा का संतुलित उपयोग करके विद्यार्थियों को भाषा सिखाई जाती है। यानी द्विभाषिक विधि क्या होती है? द्वि मीन क्या होता है? दो, और भाषिक मैंने भाषा, दो भाषा विधि का, या इसमें दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो द्विभाषिक विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें दो भाषाओं का संतुलित उपयोग करके विद्यार्थियों को भाषा की सिखाई जाती है। एक तो उसकी मातृभाषा होती है और दूसरा क्या होता है? लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा कौन सा होता है? प्रत्यक्ष भाषा को ही लक्ष्य भाषा कहा जाता है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष भाषा होती है वह भाषा होती है जो भाषा को डायरेक्ट सिखाया जाता है, ना तो उसमें व्याकरण सिखाया जाता है, ना ही उसका अनुवाद किया जाता है। वो भाषा जैसे होती है वैसे ही उसको बच्चे को सिखाया जाता है। तो ये जो द्विभाषिक विधि है तो इसमें दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे द्विभाषिक शिक्षण विधि कहा जाता है। और इन दोनों भाषाओं का संतुलित उपयोग करके विद्यार्थी को सिखाया जाता है, जिसमें मातृभाषा और लक्ष्य भाषा होता है। इस विधि में शिक्षक नई भाषा का प्रयोग तो करता है, यानी जो ये विधि है द्विभाषिक विधि, इसमें शिक्षक क्या करता है कि नई भाषा का प्रयोग तो करता है, लेकिन जहाँ बच्चों को कठिनाई होती है वहाँ उनकी मातृभाषा भी सहायता भी लेता है। यानी जो द्विभाषिक विधि है तो इस विधि में शिक्षक जो है बच्चे को नई भाषा का प्रयोग तो करता है, लेकिन साथ ही जो है जैसे प्रत्यक्ष विधि है जो लक्ष्य भाषा है उसका तो प्रयोग करता है, लेकिन साथ ही जब उसे कठिनाई होती है तो मातृभाषा का भी सहायता लेता है। इससे बच्चे नई भाषा को जल्दी और आसानी से समझ पाते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी कि द्विभाषिक विधि क्या है। तो द्विभाषिक विधि वह विधि होती है जिसमें दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, एक मातृभाषा और एक लक्ष्य भाषा। इन दोनों का संतुलित उपयोग करके बच्चे को भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक नई भाषा का प्रयोग तो करता है, लेकिन जहाँ बच्चे को कठिनाई होती है वहाँ वो उसके मातृभाषा का भी सहायता लेता है, और इसलिए बच्चे आसानी से जल्दी समझ जाते हैं, और इसीलिए इसे द्विभाषिक विधि भी कहा जाता है। आसान भाषा में अगर हम देखें तो मान लीजिए एक बच्चे को अंग्रेजी में ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा क्या है, उसकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन उसको इंग्लिश जो है उसकी लक्ष्य भाषा रखी गई है कि ये इसको सिखाया जाएगा। तो उसको जो पढ़ाया जा रहा है कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका अर्थ उसमें उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो यदि शिक्षक केवल अंग्रेजी में समझाता रहेगा तो बच्चा भ्रमित हो सकता है। तो इसलिए अब यहाँ पे शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक कहे कि ऑनेस्ट का अर्थ है ईमानदारी, और फिर पूरा वाक्य समझाए कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बच्चा क्या करता है, तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि उसकी हिंदी क्या है, मातृभाषा है। तो इस प्रकार से जब उसकी मातृभाषा में समझाता है तो वह बच्चा क्या हो, आसानी से समझ जाता है और भ्रमित नहीं होते। यानी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ मातृभाषा भी थोड़ी सहायता ली जाती है। यही द्विभाषिक विधि है। शिक्षक कहता है ओपन योर बुक, यानी क्या करो, बुक को खोलो, तो फिर तुरंत कहता है अपनी पुस्तक खोलिए। तो बच्चा अंग्रेजी वाक्य भी सीखता है और उसका साथ भी अर्थ भी समझता है। तो द्विभाषिक विधि की विशेषताएं, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि आसान भाषा में अगर समझे तो मान लीजिए कि हम बच्चे को इंग्लिश में, हमारा लक्ष्य है बच्चे को इंग्लिश सिखाना, तो हम बोलते हैं कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। बच्चा अर्थ समझ नहीं पा रहा है तो हम वहाँ पे उस बच्चा क्या करता है, हिंदी को समझ जाता है, हिंदी उसकी मातृभाषा है। तो बच्चे को वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश ना समझा करके अगर हम सिर्फ इंग्लिश समझाते जाएंगे तो बच्चा क्या होगा, पूरी तरीके से नहीं समझ पाएगा और भ्रमित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसकी जो लक्ष्य भाषा है उस लक्ष्य भाषा को क्या करेंगे, हाँ, लक्ष्य भाषा में उसकी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑनेस्ट का अर्थ हम बताएंगे हिंदी में कि ईमानदारी होता है, फिर पूरा वाक्य बताएंगे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बच्चा क्या करता है, तुरंत समझ जाएगा। यानी जहाँ आवश्यकता है वहाँ
भाषा की थोड़ी सहायता ली जाती है। द्विभाषिक विधि, उदाहरण शिक्षक कहता ओपन योर बुक, फिर तुरंत कहता अपनी पुस्तक खोलिए। बच्चा अंग्रेजी वाक्य भी सीखता है और उसका अर्थ भी समझ जाता है। द्विभाषिक विधि की विशेषताएं, यानी जो द्विभाषिक विधि है इसकी विशेषताएं, दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी जो द्विभाषिक विधि है इसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ये द्विभाषिक विधि की पहली विशेषता है। एक मातृभाषा और दूसरी लक्ष्य भाषा और दोनों का संतुलन उपयोग होता है। दूसरा है कठिन शब्दों का अर्थ मातृभाषा में समझाया जाता है, इससे बच्चे का भ्रम दूर होता है। जब हम उसको लक्ष्य भाषा बच्चे को सिखा रहे होते हैं और उसमें कोई कठिन शब्द आ जाता है, बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, बच्चे को उस शब्द का अर्थ हिंदी में, यानी हिंदी उसकी मातृभाषा होती है तो हिंदी में समझाते हैं, यानी उसकी मातृभाषा में समझाते हैं। तो इससे बच्चा क्या है, अच्छी तरह से समझ जाता है और भ्रमित भी नहीं होता है। अगला है बच्चा जल्दी, तीसरा है समय की बचत होती है। यानी इससे क्या होता है, जब बच्चा को लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है उसके साथ साथ उसकी मातृभाषा उसमें सहायता दी जाती है, तो बच्चा को जो है समझने में कठिनाई नहीं होती है और बच्चा क्या करता है, जल्दी समझ जाता है। अब हम इसके लाभ एवं हानि को देख लेते हैं। तो देखिए, जो द्विभाषिक विधि है इसका लाभ ये होता है कि भाषा जल्दी समझ में आती है, कठिन विषय सरल हो जाता है। मातृभाषा से पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि बीच बीच में जब हम मातृभाषा से पढ़ाते हैं तो बच्चे को जो है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ हम ये भाषा सीख लेते हैं। और उसके बाद उसकी क्या होती है, समय की भी बचत होती है। इसमें सीमा क्या होता है कि विद्यार्थी मातृभाषा पर अधिक निर्भर हो जाते हैं और लक्ष्य भाषा का अभ्यास कम हो सकता है। ये इसकी दोष बता रहा है या समय बता रहा है। तो द्विभाषिक विधि किससे बनता है, तो दो भाषाओं के मिल के बनता है, एक मातृभाषा प्लस लक्ष्य भाषा। जब लक्ष्य भाषा सिखाया जाता है और बच्चे को सीखने में जहाँ कठिनाई होती है वहाँ मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसे द्विभाषिक विधि कहा जाता है। तो ये था आपकी द्विभाषिक विधि। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गए तो प्लीज़ आप कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी और ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। उसके बाद है सेकेंड, संरचनात्मक विधि अर्थ, स्ट्रक्चरल मेथड, यानी संरचनात्मक विधि अर्थ। संरचनात्मक विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें भाषा की संरचना को आधार बनाकर भाषा सिखाई जाती है। यानी संरचनात्मक विधि जो है वह भाषा शिक्षण विधि है, जो संरचनात्मक विधि है वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें भाषा की संरचना को आधार बनाकर भाषा सिखाई जाती है। यानी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल मेथड जो है, संरचनात्मक विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, भाषा की संरचना को आधार बनाकर भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में पहले सरल वाक्य सिखाए जाते हैं, फिर उन्हीं वाक्यों पर बार बार अभ्यास कराया जाता है जिससे विद्यार्थी सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं। यानी संरचनात्मक विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें भाषा की संरचना को ही आधार बनाकर भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में पहले सरल वाक्य सिखाए जाते हैं और फिर उसी सरल वाक्यों को जो है बार बार अभ्यास कराया जाता है जिससे विद्यार्थी जो है सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं। अगर हम आसान शब्दों में आपको समझाएं, अगर ऊपर की जो चीज़ें समझाएं वो नहीं समझ में आए तो इस भाषा में आप बिल्कुल समझ जाएं कि मान लीजिए कि शिक्षक क्या करता है, बच्चों को यह वाक्य सिखाता है कि यह पुस्तक है। अब उसी संरचना पर कई वाक्य बनवाता है कि यह कलम है, यह मेज है, यह कुर्सी है, यह किताब है, यह कॉपी है। इस प्रकार से वो क्या करता है, एक ही शब्द पे जो है सिखाया तो वो क्या है कि यह पुस्तक है, लेकिन इसी पे कई सारे शब्दों को बनवाना सिखा देता है। जैसे हम ट्रांसलेशन बच्चों को सिखाते हैं, तो जब हम सिखाते हैं तो एक उदाहरण देकर के समझाते हैं और उस पर कई सारे वाक्य बोल करके बच्चों से बनवाते हैं, तो वही संरचनात्मक विधि। उदाहरण, शिक्षक पहले वाक्य देता है कि राम स्कूल जाता है। यानी शिक्षक क्या करता है, पहले वाक्य देता है राम स्कूल जाता है, फिर उसी संरचना पर अभ्यास करवाता है कि सीता स्कूल जाती है, मोहन बाजार जाता है, रीना मंदिर जाती है। तो इस प्रकार ये विद्यार्थी की वाक्य की संरचना समझ जाता है। यानी वाक्य संरचनात्मक विधि में संरचना करना, वाक्यों की संरचना करना, वाक्यों को बनाना। तो जो संरचनात्मक विधि होती है, तो संरचनात्मक विधि वह विधि होती है, इस विधि में क्या किया जाता है कि
एक ही जिसमें भाषा की संरचना को आधार बनाकर भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में पहले सरल वाक्य लिखवाए जाते हैं, फिर इन वाक्यों पर बार बार अभ्यास कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी यह वाक्य बनाना सीखते हैं। अगर मान लीजिए कोई शिक्षक ने बच्चों को यह वाक्य सिखाता है कि यह पुस्तक है, अब उसी वाक्य पर जो है बच्चों से वो कई सारे शब्द बनवाता है कि यह कलम है, यह कॉपी है, ये पेन है, ये पेंसिल है, यह एक पेंसिल है। तो अब उसी संरचना कई वाक्य बनवाता है। तो इस प्रकार से जो है शिक्षक पहले राम स्कूल जाता है, फिर संरचना का अभ्यास करवाता है, उसके बार बार बच्चे सीता स्कूल जाते हैं, राम मोहन बाजार जाता है, सीता मंदिर जाती है। इस प्रकार विद्यार्थी वाक्य की संरचना समझ जाता है। तो संरचनात्मक विधि की अब हम विशेषताएं जान लेते हैं। तो संरचनात्मक विधि की विशेषता है कि वाक्य संरचना पर अधिक बल दिया जाता है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण होता है। वाक्य संरचना पर क्या किया जाता है? अधिक बल दिया जाता है। इसमें वाक्यों की संरचना की जाती है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण होता है। शिक्षण कैसे होता है? तो सरल से कठिन की ओर शिक्षण होता है और बार बार अभ्यास कराया जाता है। इसमें संरचनात्मक विधि में सुनना, बोलना, पढ़ना चारों कौशलों का विकास होता है इसमें। और प्रत्यक्ष में आपके किसका पढ़ना विकास होता था? सिर्फ बोलने और पढ़ने का, लेकिन इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और हिंदी अनुवाद विधि में किसका प्रयोग किया जाता था? लिखने और उसमें सुनने और बोलने का। अब इसमें है लाभ। इसकी लाभ क्या है? तो सही वाक्य बनाना सीखते हैं, भाषा का प्रयोग शुद्ध होता है, अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें सीमाएं क्या है? तो रचनात्मकता पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो जो संरचनात्मक विधि होती है इसमें जो है सेंटेंस पैटर्न प्लस प्रैक्टिस कराया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। अब द्विभाषिक विधि और संरचनात्मक विधि में क्या अंतर होता है? तो देखिए, संरचनात्मक विधि जो होती है इसमें दो भाषाओं का प्रयोग मातृभाषा की सहायता अर्थ समझना होता है। एक लक्ष्य भाषा होती है, एक मातृभाषा होती है। लेकिन वहीं पे जो संरचनात्मक विधि होती है इसमें वाक्य संरचना पर अभ्यास द्वारा सिखाया जाता है, यही वाक्य बनाना मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से दोनों का अंतर आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, मैं उस चीज़ को फिर दोबारा बताऊंगी। अगला है क्वेश्चन, सीटेट का प्रैक्टिस है, द्विभाषिक विधि में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो आप भी कमेंट करके बताइए कि द्विभाषिक विधि में, अभी मैं ऊपर पढ़ाई हूँ, द्विभाषिक विधि में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? एक मातृभाषा होती है और एक लक्ष्य भाषा होती है। संरचनात्मक विधि में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? आप लोग बताइए। कहानी पे, वाक्य रचना पे, खेल पे, अनुवाद पे? तो वाक्य रचना पे जो है ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक पुस्तक है, ये कलम है, एक मेज है, यह किस विधि का उदाहरण है? तो संरचनात्मक विधि का उदाहरण है। कक्षा का सार, द्विभाषिक विधि में मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का संतुलित उपयोग किया जाता है। संरचनात्मक विधि में वाक्य की संरचना और अभ्यास के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है और सीटेट में इन दोनों विधियों से ही नियमित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये थी आज की आपकी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। तो प्लीज़ आप क्लास में जो है कमेंट जरूर करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए तो मैं अवश्य वीडियो लेकर के आऊँगी। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू क्लास में बने रहने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।